बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस का बनाया गया बेंच टूट गया और एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला सुनाया 2-1 के तनासुब से, और उस 2-1 के फैसले में चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के तहत तमाम तर मुकदमात को मौखर करने का कहा गया। पूरी रात ये बात चलती रही कि चीफ जस्टिस पर प्रेशर है। चीफ जस्टिस को हुकूमत की तरफ से पैगाम दे दिया गया है कि चीफ जस्टिस या तो फुल बेंच बनाएंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में कमाल कर दिया है और ये बात वाजे कर दी है कि इस मुल्क के अंदर आईन का डंडा चलेगा, इस मुल्क के अंदर कानून का डंडा चलेगा और इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस जो है उसे इस तरह के मामलात के अंदर किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा। और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, उन्होंने जो एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट के साथ आज क्या हुआ है, बेंच एक मरतबा फिर टूटा। उसके बाद एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उनके पास ये ऑप्शन था, उनके पास ये एक आप कह लें कि उनके सामने एक रास्ता था कि वो फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत जो ब्लैकमेलिंग है उसमें नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत प्रेशराइज, आप देखें 3-4 तरीके के प्रेशर डालने की कोशिश की गई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर। एक प्रेशर आपने ये डाल दिया जी कि आपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 हाजिर सर्विस जज जो हैं उनकी तस्वीर चलवाई, आपने रियासती चैनल जो है उसके ऊपर मरीम नवाज़ ने आकर उन्हें 5 के टोले के अंदर अदलिया जो है उसे गंदा करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, किसी और जज पर नहीं, मरीम नवाज ने बाज़ाब्ता तौर पर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया। एक हो गया आपका मीडिया ट्रायल। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही इस ऐवान, जिस ऐवान का तक़द्दुस, और एतजाज़ हसन साहब वैसे बड़े अरसे से ये बात करते आए हैं, बाकी जो लॉयर्स जो आइन, कानून और जुडिशरी की सुपरमेसी की बात करते हैं, वो ये बात करते आए हैं कि ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो हैं उन्हें अपने मामलात को हल करना होगा। ये इख्तलाफात डिवाइड एंड रूल है। आप देख लें चीफ जस्टिस के ऊपर दूसरा बड़ा हमला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही डिवाइड कर दिया गया और चीफ जस्टिस के ऊपर उनके अपने जो साथी जजेस हैं उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर प्रेशर, कभी बेंच टूट जाता है, जब कभी जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसला सुना देते हैं, और इतनी फुर्ती, इतनी तेज़ी कि जिस केस के अंदर उन्होंने कोई दलाइल ही नहीं सुने, हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर के केस, 20 नंबर देने हैं या नहीं देने उसका खुद केस है, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें, तीसरी तरफ से जो चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक हुई, अब हर तरफ से चीफ जस्टिस को कॉर्नर करने की कोशिश की गई। तीसरा अटैक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ जी, तीसरा अटैक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपकी पार्लियामेंट की तरफ से हो गया, और जिस फुर्ती के साथ किया गया ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि आपकी काबीना का इजलास हंगामी तौर पर बुलाया गया। आपके मुल्क के अंदर जो आपकी कौमी असम्बली है रमज़ानुल मुबारक में, उसका इजलास तरावियों के और नमाज इशा के वक्त पे बुला के फौरी किया गया। फिर सेनेट के इजलास को इंश्योर करने के लिए कि खुल्लम खुल्ला वोट पड़े, इतने वोट पड़े कि कोई इस पर बात ना कर सके, 3 सेनेटर्स क्वेटा से लाने के लिए खुसूसी त्यारा भेजा गया उस मुल्क के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौम को बार बार याद करवानी है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जस्टिस सज्जाद बनाने की कोशिश की जा रही है। 1997 वाला एग्जैक्ट सिमिलर मैं ये समझता हूँ कि फार्मूला है जो इन्होंने अपनाने की कोशिश की है। अब इस सब के अंदर 2-3 चीज़ें हुई हैं, 2-3 मेरे पास समात का अहवाल है जो इस कोर्ट रूम के अंदर चलता रहा, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वैसे पिछले वो 2-3 दिन से रोज़ाना कमाल ही कर रहे हैं, लेकिन आज जो कमाल किया है उस कमाल की मिसाल भी शायद आपको पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ना मिले। और चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि वो किसी की इस तरह की बातों में नहीं आएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच आज फिर इस सुप्रीम कोर्ट का एक मरतबा फिर टूटा। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत में गुज़श्ता रोज़ के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपना इख्तलाफी नोट जो है वो तहरीर किया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो रोस्ट्रम पर आए और
और चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ऑलरेडी एक 27 सफ़ात का फैसला भी दे चुके हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये बात भी कर चुके हैं कि जी 4-3 का फैसला था, 3-2 का नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। उनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो कल केस सुनने से माजरत की, जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था, फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूं कि मैं बेंच में मिसफिट हूं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजीज आइन के पाबंद हैं, यानी अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। ये उन्होंने नोट तहरीर किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया और उनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था, शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ, अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, दूसरी तरफ जो मामला हुआ है, और अब अदालत अब मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो आइन के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इंतखाबात की राह जो है वो हमवार होती जा रही है। चीफ जस्टिस जो हैं वो इस निज़ाम के अंदर जिसमें ये बातें की गई, इसी जगह पर खड़े होकर नून लीग के हमी साफियों ने ये बातें भी की कि चीफ जस्टिस अपने फैसले का मजाक उड़वाएंगे, ये अदालत अपना मजाक उड़वाएगी, चीफ जस्टिस अपना मजाक उड़वाएंगे। तो ये बड़ी सख्त बातें हैं जो की गई, और ये जारी बात है कौन इतना ताकतवर है जो आइन कानून चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा सकता है, कह दे कि भाई ये फैसला दिया तो इस पर अमल दरामद ही नहीं होगा। और हमारे मुल्क में आपने देखा कि वही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अज खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है। ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है, और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक 5 रुकनी बेंच अज खुद नोटिस के हवाले से फैसला दे चुका है। तो ये 2 जजेस का फैसला कैसे उसमें आ सकता है। अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है, यानी इट इज एंटायरली डिफरेंट देन द डिसीजन ऑफ 5 मेंबर बेंच जो 2 जजेस ने फैसला दिया है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया, 2 जजेस का फैसला उसके बरक्स है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई वो काबिल अमल नहीं, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच ने जो भी ऑब्जर्वेशंस दी उन पर अमल नहीं हो सकता। अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं, और अज खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसमें इन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, अभी भी मुझे बैक टू बैक जो डिटेल्स हैं वो मौसूल हो रही हैं, और इस सारे सिचुएशन के अंदर ये जो सर्कुलर जारी हुआ है इसमें जो ऑब्वियसली आपको पता है कि अज खुद जो है उसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके जो एक डिसीजन था उसे एक बहुत बड़ा ये धचका लगा है। अब फैसला क्या हुआ है? अब फैसला नाज़रीन कराम ये हुआ है कि 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब केस सुनने से माजरत की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बेंच बनाना था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब एक नया बेंच बनाया तो इस नए बेंच के अंदर ऑब्वियसली ही हैड अ चांस कि वो शायद एक फुल कोर्ट बना देते, ये कर देते। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया था, अज खुद लिया था इंतखाबात के मामले पर, उसमें 2 जजेस पर एतराज़ था, 2 जजेस को अज खुद से ही एतराज़ था, यानी 2 जजेस पर एतराज़ था, 2 जजेस को चीफ जस्टिस के अज खुद पर एतराज़ था। जब वो 4 गए फिर कहा गया नया बेंच बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा जितने बंदे पीछे बचे हैं ना उनके साथ ही केस सुनूंगा। अब आप देख लें, कल ये 5 रुकनी बेंच था, एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब यहाँ से गए, इन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा, उसके बाद ये प्रेशर आया, फिर से अपने उसमें गए, फिर आया कि जी या फुल कोर्ट बनाएं या इस्तीफा दें। और गरीदा फारूकी ये बात कर चुकी है कि ये सिर्फ अंदर से जस्टिस नहीं, हुकूमत ने भी कम्युनिकेट कर दिया चीफ जस्टिस को कि या तो आपने इस्तीफा देना है चीफ जस्टिस साहब, या आपने फुल कोर्ट बनाना है। चीफ जस्टिस डिक्टेशन लेगा भाई, चीफ जस्टिस इस्तीफा किसी के कहने पर देगा? ऐसे कैसे हो सकता है? अब चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प काम किया, और चीफ जस्टिस साहब ने कल बेंच टूटा,
4 बंदे पीछे बच के चीफ जस्टिस ने कहा यही 4 बंदे फैसला सुनेंगे, ये 4 रुकनी बेंच हो गया, कोई नया नहीं बनेगा, कोई नया बंदा नहीं आएगा। आज फिर यही हुआ, जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बेंच से अलग हुए, 3 रुकनी बेंच हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि ना तो अब समाअत में कल पे मुलतवी करूंगा और 3 रुकनी बेंच जो है वही इस केस की अब समाअत करेगा। और इस 3 रुकनी बेंच की समाअत जो है वो अब से कुछ ही देर के अंदर बाद अज़ नमाज जुम्मा, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और जुम्मे का जो इस वक्त आपको पता है कि टाइम के वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुम्मा पढ़ के, और अभी जस्टिस साहिबान अपना जुम्मा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके जब आएंगे तो हम तो इधर ही बैठे हैं खबर की तलाश में कि आपको अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हम रखते रहें। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आई है और अब यूं ही लग रहा है कि इस वक्त जो आपका इलेक्शंस का मामला है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपकी जुडिशरी एक बड़ा वाज़े, एक बड़ा क्लियर डिसीजन जो है वो दे चुकी है और आपके हवाले से जितनी चीज़ें आई, तो अब यही इस सब के अंदर लग रहा है कि जी इंतखाबात जो हैं उनकी राह जो है वो हमवार होती जा रही है और इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से अब किसी तरीके से इन्हें राय फरार, ऑब्वियसली मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का डट जाना एक जानिब तो बहुत खुशाइंद है, पूरी कौम अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है, पूरी कौम जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पीछे खड़ी है, अपनी जुडिशरी के पीछे खड़ी है, अपने आइन के पीछे खड़ी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट नुकता है, यहाँ पर जो नाज़रीन कराम अहम तरीन नुकता है वो ये है कि आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन, इमरान खान जब जब ज़्यादा डट गया तो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को रगड़ा लगाने के लिए मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बढ़ाई गई, मज़ीद फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें इजाफा होता गया, तो वो मज़ीद बड़े हमले होते गए। अब जब हमले जो हैं वो बहुत बड़े हमले हो जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो जब इतना अजीब सा रुख इख्तियार कर लेती हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी भी ख़तरा टला नहीं है, बल्कि अब तो इतनी इनकी बौखलाहट बढ़ेगी कि हमने हर तरफ से चीफ जस्टिस के ऊपर हमला कर लिया, चीफ जस्टिस फिर भी डट चुका है, चीफ जस्टिस फिर भी झुकने से इनकार कर चुका है, चीफ जस्टिस फिर भी हमारी डिक्टेशंस लेने से इनकार कर चुका है। अब ये हमला करेंगे इंतहाई गंदा, क्योंकि ये बंदे ही अच्छे नहीं हैं, इनसे उम्मीद नहीं है, इनकी जारी बात है एक पूरी हिस्ट्री भी है, इनकी एक पूरी तारीख भी है इस तरह का गंद करने की, इस तरह के हमले करने की, और ऑब्वियसली इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया था। 73 का जो आइन है वो उसके 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये आपकी गोल्डन जुबली हो रही है ना, 73 के बाद 23 में हम हैं। तो इस वक्त पर आप देखें कि वो जमातें जो आइन की और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती का क्रेडिट लेती हैं, वो सारी की सारी जमातें जो हैं वो आज आइन शिकनी पर तुली हुई हैं, इस अदलिया के ऊपर हमले करने पर तुली हुई हैं। ये उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।